वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का फिज़िक्स टीचर मकसूद अहमद गुज्जर आज एक न्यू लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। आप लोगों के माइंड में जो पहला सवाल आएगा कि इलास्टिक लिमिट क्या है एंड यील्ड स्ट्रेंथ से क्या मुराद है। तो मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइंड करें। पिछले लेक्चर्स के बारे में तो हमने बात की थी इलास्टिक लिमिट की, हुक्स लॉ को हमने डिस्कस किया था, इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, हमने पीछे भी एक लफ्ज़ कहा था विद इन इलास्टिक लिमिट। अब हम उस इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट का जो लफ्ज़ है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है। इस ग्राफ को समझने से पहले आपके पास एक स्प्रिंग की एग्जांपल, आप एक छोटे स्प्रिंग को ले लें, बॉल पेन के स्प्रिंग को ले लें, हाथ में पकड़ लें, एक साइड पर आप फोर्स लगाएं, उसे छोड़ दें। मीन आप स्ट्रेस अप्लाई करवा रहे हैं। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद आप जब उस बॉडी को रिलीज़ करेंगे, स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, तो वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। फिर कुछ ज़्यादा फोर्स लगा दें उसके ऊपर, तब भी बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगा। अब अगर हम इससे भी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आता, तो अब ये दो हमारे पास केस हो जाएंगे। एक केस कि जब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे थे और बॉडी अपनी प्रीवियस ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर रहा था, और एक वो पोजीशन जिसके ऊपर बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आ रहा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम किस कैटेगराइज में लेंगे। तो पहली बात को ज़रा डिस्कस कर लें। जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ सकता है या आ जाता है, उसके लिए हम एक लफ्ज़ बोलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब हर बॉडी की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होगी, कुछ की ज़्यादा, कुछ की कम। अब अगर हम इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चले जाते हैं, हम इलास्टिक लिमिट को रिमूव कर दें या इलास्टिक लिमिट को डिस्कस ना करें और बॉडी पर इतनी स्ट्रेस अप्लाई करें या बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आए, तो उस वक्त वो एक न्यू फॉर्म अपेयर कर लेगा जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। एक लफ्ज़ था हमारे पास इलास्टिसिटी, गेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन, एंड प्लास्टिसिटी नॉट गेन टू इट्स ओरिजिनल और प्रीवियस पोजीशन। मतलब वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस ना आए आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। फिर एक न्यू स्टेटमेंट भी इसमें आप लोगों के सामने आई कि ठीक है जी, बॉडी के ऊपर हमने इतनी फोर्स अप्लाई कर दी और बॉडी अब अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं आता, प्लास्टिसिटी। अगर हम फिर भी उसके ऊपर मज़ीद फोर्स लगा दें तो क्या होगा, तब वो बॉडी ब्रेकिंग फैक्टर में चला जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूटने का अंदेशा होगा उसमें। तो उसके लिए हम एक लफ्ज़ बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टूटने से पहले पहले पोजीशन तक हम उसके ऊपर इतनी मैक्सिमम फोर्स लगा दें, स्ट्रेस अप्लाई करवा दें कि बॉडी ब्रेक ना हो, लेकिन रहे प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक फॉर्मेशन में रहे, मीन अपनी प्रीवियस पोजीशन को गेन ना करे, तो उस बात को हम क्या कहेंगे जी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पर एक आपको ओ से ए तक एक कर्व नज़र आ रही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जितनी हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवाई है, मीन स्ट्रेस अप्लाई करवाया है, उतने उसमें
उसमें चेंज पैदा हुआ है। इसके लिए हम लफ्ज़ बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ अप्लीकेबल है विद इन इलास्टिक लिमिट, जिसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी नाम दे सकते हैं। तो ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी इस पूरे पोर्शन को भी कह सकते हैं। अब अगर हम ए से बी की जानिब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो अब हमने फोर्स को इंक्रीज़ कराना शुरू कर दिया है। फोर्स इंक्रीज़ करवा रहे हैं बी पॉइंट तक, फिर हम बी से सी पॉइंट पर मज़ीद फोर्स लगा रहे हैं। अब सी पॉइंट पर जब बॉडी पहुंच जाएगा तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, सी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। अब वापस तो नहीं आ रहा, अगर हम इससे भी मज़ीद उसके ऊपर फोर्स लगाएं डी पॉइंट तक, तो अब डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा, अगर हम इससे आगे जाते हैं तो बॉडी फ्रैक्चर फॉर्म में, मतलब टूट जाएगा। अगर डी से पीछे पीछे रहेंगे तो बॉडी टूटेगा तो नहीं, लेकिन अपनी पहले वाले पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, जो कि दोनों फिग में आपके सामने क्लियर है। अब हम आते हैं आपकी बुक के मुताबिक जो फिग क्लियर है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास फिग कुछ इस अंदाज में है, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इलास्टिक बिहेवियर यील्ड ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट। अगर हम ओ से ए पॉइंट तक जहाँ पर रिप्रेजेंटेड यील्ड नज़र आ रहा है, तो अ स्लाइट इंक्रीज इन द स्ट्रेस अबव द इलास्टिक लिमिट विल रिजल्ट इन परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब यील्ड से आगे जैसे हमने ओ पॉइंट तक हमने बात की थी विद इन इलास्टिक लिमिट, अब हम इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चले जाते हैं तो यील्ड मिकदार, तो अब हम अपने स्ट्रेस की मिकदार को इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस तो नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या लफ्ज़ बोला है, उसको प्लास्टिसिटी, या उसके लिए हम यील्डिंग का लफ्ज़ भी बोलते हैं। द डिफॉर्मेशन दैट अक्कर इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। चेंज तो पैदा हो रहा है, लेकिन अब वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो कौन सा होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मीन ए पॉइंट तक हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ए से बी तक हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बी से सी तक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस एंड सी टू डी फ्रैक्चर। ए पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें, जो कि हमने इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए लफ्ज़ बोला था, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड अबव विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अक्कर। मैक्सिमम स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट, the greatest stress faced by a material without any permanent change in its shape or dimension, which is represented by curve OA. नेक्स्ट हमारे पास कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हम कौन से लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि कर्व हमारे पास OA रिप्रेजेंटेड है। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन, द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इनसाइड अ मटेरियल विच हैज़ एन एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, जो कि पहले मैंने आप लोगों को ऐसे फिग से क्लियर करवाया था। अब आपके सामने उसको हम बाय डेफिनेशन या बाय पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। अब इलास्टिक बिहेवियर हमारे पास क्लियर हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक बिहेवियर की। प्लास्टिक बिहेवियर क्या है, ये रीजन आपको नज़र आ रहा है कि इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट से लेकर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक जो पोर्शन है ये हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम कर्व की बात करें तो
ए टू बी जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास प्लास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। When stress is increased beyond the elastic limit, a permanent deformation occurs and material cannot return to its original position after removal of stress. Then its behavior is known as plastic behavior. अब हम यील्ड स्ट्रेंथ की जो टिपिकली तौर पर डेफिनेशंस हैं वो कुछ इस अंदाज में हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस एक नाम है, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड मिकदार, जो स्ट्रेस की हम मिकदार में इजाफा करते जा रहे हैं। पहले कम मिकदार थी तो हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर, इंक्रीज़ करा दी हमारे पास प्लास्टिक बिहेवियर, मज़ीद इंक्रीज़ करा देते हैं तो वो जो मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, या हम उसे अल्टीमेट स्ट्रेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मिकदार, मैक्सिमम मिकदार। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके बाद हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का। जी मेरे शहजादे, अब मैं अपने लेक्चर को सम अप करने लगा तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ओ से ए पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर या इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ए टू बी हमारे पास प्लास्टिक, बी टू सी हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीज करते जा रहे हैं स्ट्रेस तो अल्टीमेट, एंड सी टू डी हमारे पास। अब इसमें यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग का एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि आपकी बुक पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। चेंज मीन ब्रेकिंग फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी और डी टू ई पूरा बॉडी ही ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी बुक में 3 पॉइंट्स को क्लियर किया गया है, इलास्टिक बिहेवियर को, प्लास्टिक बिहेवियर को एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इसके बाद फ्रैक्चर को। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।